प्राचार्य महोदया और विद्यार्थीगण, ये जो ज्ञान प्राप्त करने की विधियां, ये दक्षताएं हैं, इनमें मैंने कुछ चीजें इसमें लिखी हैं जो आप देखेंगी, और ये जो फॉर्म दिया बच्चों को उससे भी मिलेंगे आपको। उसमें एक थी स्टडी स्किल्स या अध्ययन कौशल की दक्षता, दूसरी है मेमोरी स्किल्स, कैसे याद करते हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश मैंने अभी डाला आपके समक्ष। एग्जामिनेशन स्किल्स, परीक्षा में कैसे अच्छे नंबर लाते हैं। आपका ज्ञान बहुत हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह ज्ञान आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाने में समर्थ कर दे। सेल्फ लर्निंग कॉम्पिटेंसीज चौथा है जो मैंने इसमें जिक्र किया है। आप इस युग में कितना भी सीख ले वो कम है, कितना भी जान ले फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, किसी भी विषय में कम है, कम पड़ेगा आपको वो। इसलिए बच्चों को, विद्यार्थियों को सबसे पहले जरूरत है सेल्फ लर्निंग कॉम्पिटेंसीज में ट्रेन करने की, कि स्वयं ज्ञान कैसे प्राप्त कर ले, प्रोफेसर पे और टीचर पे डिपेंड न करें। ये एक अलग शास्त्र है जिस पर अलग चर्चा होनी जरूरी है। उसके बाद साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक परिदृष्टि, ये क्या होती है, ये बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है हमें कि जो विज्ञान के शिक्षक और विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो भी साइंटिफिक टेम्पर वाले लोग नहीं होते, वैज्ञानिक परिदृष्टि वाले लोग नहीं होते। अक्सर, मैं सभी की बात नहीं कर सकता, इस पर अलग से ट्रेनिंग की जरूरत है कि वैज्ञानिक परिदृष्टि क्या होती है। रसल की एक किताब है द साइंटिफिक आउटलुक, इसका राजकमल प्रकाशन ने हिंदी में भी अनुवाद किया है, वैज्ञानिक परिदृष्टि। बहुत ही सुंदर किताब है। अगर कोई एक पुस्तक पढ़नी हो तो ये पुस्तक पढ़िए। ये पुस्तक पढ़ने के बाद आपकी जीवन दृष्टि बदल जाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन, ये क्या होता है समझने की जरूरत है, इसको जज करने की जरूरत है। क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, सृजनात्मक चिंतन क्या होता है, ये सब ज्ञान से संबंधित पहलू हैं। मैं आपको संबोधित करना था प्राचार्य महोदय इसलिए कि इसमें आपको किसी सरकार की जरूरत नहीं है। इन सभी विषयों पर आज आप नेट पे जाएंगे, आप एक क्रांतिकारी युग के सदस्य हैं। आज से 20 वर्ष पहले जब मैं मेहनत कर रहा था, 30 वर्ष पहले, उस समय बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे खोजने के लिए चीजों को। लेकिन आज आप नेट पे जाके किसी भी विषय का करिकुलम डेवलप कर सकते हैं, किसी भी विषय पर रीडिंग मटेरियल उपलब्ध करा सकते हैं। उसमें मेरी कहीं कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको जरूरत की होती है तो मैं सहर्ष प्रस्तुत हूं शिक्षकों के लिए भी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मदद करने के लिए और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने के लिए भी तैयार हूं। न केवल मैं, बल्कि अब एक पूरी फौज तैयार हो जाएगी जो मेमोरी स्किल्स पढ़ा पाएंगे टीचर्स, जो स्टडी स्किल्स पढ़ा पाएंगे टीचर्स, जो साइंटिफिक टेम्पर पढ़ा पाएंगे। और हर छोटे स्कूल में, मारवाड़ी कॉलेज तो बड़ा प्रिविलेज कॉलेज है, देखा मैंने, इतना सुंदर ऑडिटोरियम तो मैंने अच्छे अच्छे शहरों के कॉलेज में नहीं देखा है। तो जरूर आपका एक प्रिविलेज कॉलेज है और आप तो कर ही पाएंगे, बल्कि आपको मॉडल कॉलेज करना चाहिए जो बाकी कॉलेजेस को, के शिक्षकों को इसमें ट्रेन कर सके ये चीजें क्या होती हैं। और इसके लिए करना क्या है, विद्यार्थी स्वयं आएंगे, आपको बुलाना नहीं पड़ेगा। जिनको भी, जितने विद्यार्थी बैठे हैं, अगर उनको यह आशा जग जाती है कि इससे हम बड़े आदमी बन जाएंगे, ऊंचे पहुंच जाएंगे, तो आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही वहां आएंगे। मैं एक छोटी सी बात आपको सुनाता हूं, एक अपना अनुभव सुनाता हूं और एक प्रसंग सुनाता हूं। मेरे जो भाई शिक्षक बैठे हैं, मेरे ख्याल में आप सभी शिक्षक ही तो हैं, इसका बुरा नहीं मानेंगे। मैं भी शिक्षक ही बनना चाहता था और आज वही काम मैं कर रहा हूं जो मुझे बहुत प्रिय है। मेरे जीवन की दिशा बदलने में एक शिक्षक का बड़ा योगदान है। मैं जब आईएएस से निकला तो मेरे पास कोई मार्गदर्शन नहीं था कि मैं क्या करूं। पटना कॉलेज में था तो मुझे साहित्य से थोड़ा लगाव हो गया था, कविताएं लिख रहा था, कहानियां लिख रहा था। तो मैंने कहा चलो हिंदी ऑनर्स ले लेते हैं। किसी ने नहीं रोका, मैं चला गया हिंदी ऑनर्स में। एक दिन वहां पर एक बहुत वरीय प्राध्यापक आए, उन्होंने साहित्य शास्त्र पढ़ाना शुरू किया। चूंकि मैं रसल को पढ़ा करता था लगातार, इसलिए मैं जिज्ञासाएं करता था, प्रश्न करता था। इसका बहुत बुरा मानते थे लोग। यह संस्कृति सिर्फ यहीं पे नहीं है, ये नहीं कि हिंदुस्तान की संस्कृति है, ये विश्व भर में संस्कृति यही है, ज्ञान का अहंकार।
मैंने कहा कि आपने जो पढ़ाया साहित्य शास्त्र, अभी 2 बड़े विद्वान, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, संस्कृत के विद्वान, ये जो बातें कह रहे हैं इसमें अंतर्विरोध दिख रहा है। एक जगह कुछ कह रहे हैं, एक जगह कुछ कह रहे हैं, तो बातें स्वीकार करने योग्य नहीं लग रही हैं। या तो समझने में भूल हो रही है मेरे, या पढ़ाने में भूल हो रही है, या उनके लिखने में ही भूल हुई होगी, कहने में भूल हुई होगी। उन्होंने किताब बंद कर दी और किताब को बहुत आवाज के साथ टेबल पे रख दिया, और एक चौक थी, उन्होंने उसको ऐसे फेंका। फिर कहा उन्होंने मुझसे कि आप दंडी, भामा और मम्मट से बड़े विद्वान हैं। हमने कहा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो आप उनकी बातों को गलत काटते हैं। मैंने कहा मैंने गलत भी नहीं काटा, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि मुझे अंतर्विरोध दिख रहा है, यह एक आभास है, सचमुच ऐसी बात है। तो हम इसको चर्चा इस पे करें कि सचमुच है अंतर्विरोध, या अंतर्विरोध का आभास हो रहा है हमें। उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने किताब बंद की, चौक फेंका और क्लास से बाहर चले गए। सबसे बड़ी बात थी कि जो विभागाध्यक्ष थे, आपका विभागाध्यक्ष आपके साथ ऐसा व्यवहार कर दे तो आप कहां रहेंगे, आपकी क्या करियर बनेगी। मैंने उसी दिन जाकर के नाम कटाया अपना हिंदी विभाग से। नहीं, हिंदी विभाग के विषय में नहीं, फिजिक्स में भी यही हालत है। बता दूं मैं आपको, ये खुश होने की जरूरत नहीं है कि हिंदी विभाग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कहीं भी यही हालत है, और न केवल हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं भी यही हालत है। वो यहां विशेष रूप से हालत है। उन्होंने एक शब्द जाते जाते कहा कि आपने पढ़ा नहीं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ आपको, चले गए। अब उन्होंने जो कह दिया श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो मैंने गीता उठाई, गीता उठा के पढ़ा, और गीता की पढ़ाई शुरू की तो आज तक खत्म नहीं हुई। अगले नहीं बल्कि कल ही मेरी गीता पर एक पुस्तक निकली है जिसका नाम है समय प्रिया, कल निकल गई। गीता की पढ़ाई वहीं से शुरुआत होती है, श्रद्धावान लभते ज्ञान को समझने के लिए। उन्होंने कहा शिक्षक के प्रति श्रद्धा करो, तब ज्ञान मिलेगा। तो मैंने पढ़ा तो उस श्लोक का उन्होंने आधा ही अंश उद्धृत किया था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, लेकिन परिप्रश्नेन तो दिया नहीं उन्होंने। उसी श्लोक के दूसरे भाग में है परिप्रश्नेन। आप जब तक परिप्रश्न नहीं करेंगे, चारों ओर से, परि का मतलब होता है घेरने वाला, परिवार का मतलब है चारों ओर से जो घेर ले, परि का मतलब चारों ओर से घेरने वाला परि। तो परिप्रश्न करें। देखिए आप मुझसे प्रश्न भी नहीं कर रहे हैं, आप विश्वास से मुझसे जरूर करेंगे बाद में, लेकिन परिप्रश्न को घेर के प्रश्न कीजिए कि मुझे उत्तर न मिले उसका। तो मुझे पता चला कि गीता में जो कहा गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वह आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान के लिए है, न कि एम्पेरिकल नॉलेज के लिए। एम्पेरिकल नॉलेज के लिए श्रद्धा तो नहीं, सहानुभूति तो चाहिए कम से कम बोलने वाले के प्रति। वो क्या कह रहा है समझने के लिए सहानुभूति नहीं देगी तो समझेंगे कैसे उसको आप। अब जरा बोलो, मैंने कहा, अब वो कुर्सी लाएगा कि टेबल लाएगा, वो तो समझना पड़ेगा ना। तो ये सहानुभूति तो समझनी पड़ेगी, उसके साथ रखनी पड़ेगी, वो श्रद्धा चाहिए जरूर। लेकिन भगवान ने गीता में जो कहा, वो कहा उसके लिए जो आध्यात्मिक ज्ञान है, और जो श्रद्धावान रहेगा, मैं बता दूं आपको, साइंटिफिक टेम्पर वाला व्यक्ति है, उसमें श्रद्धा और अश्रद्धा की बात होनी ही नहीं चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं कैसे होता है। एक समय था जब यह मानते थे कि कोई भी धातु से बना हुआ कोई जहाज न कहें, धातु नहीं तैर सकती जल के ऊपर, सामान्य धारणा थी, विज्ञान का बहुत विकास नहीं हुआ था। अगर इस पारंपरिक ज्ञान के प्रति श्रद्धा हर आदमी की रहती तो नाव ही नाव चलती रहती, लोहे का जहाज बनता ही नहीं। बनता क्या? किसी विद्यार्थी के मन में आया कि नहीं ये सिद्धांत, इसके प्रति श्रद्धा मुझे नहीं करनी है, श्रद्धा और श्रद्धा का सवाल नहीं उठता, ये सही कि नहीं टेस्ट करना है, तो लोहे का जहाज बना। उसके बाद ये हुआ कि धातु पानी में तो तैर सकती है जहाज के फॉर्म में, लेकिन हवा में नहीं उड़ सकती, गिर जाएगी। ये सिद्धांत बहुत दूर तक चला विज्ञान में। बाद में किसी ने इस
इसके प्रति अश्रद्धा दिखाई किसी तेज विद्यार्थी ने, कहा कि नहीं ये भी श्रद्धा के लायक विषय। मैं श्रद्धा का प्रश्न नहीं है, मैं जहाज उड़ा के दिखा देता हूं। तो हवाई जहाज बना कि नहीं? हवाई जहाज बना। उसके बाद एक वैज्ञानिक सिद्धांत आया कि कोई भी भौतिक पदार्थ ऊर्जा से अधिक तेज नहीं चल सकता, यानी साउंड से। तो इसके प्रति काफी श्रद्धा लोगों की, नहीं बात तो सही कह रहे हैं, जो ऊर्जा है उससे तेज कैसे चल सकता है कोई, लेकिन लाइट से तेज नहीं चल सकता। कोई भी पदार्थ लाइट से तेज नहीं चल सकता। अब हमें प्रतीक्षा ऐसे अश्रद्धावान विद्यार्थियों की है जो ये दिखाते कि ये हो सकता है। अभी इतिहास प्रतीक्षा कर रहा है ऐसे विद्यार्थियों की जो इस सिद्धांत को तोड़ सके, और इस दिशा में एक प्रगति होने लगी है। तो गॉड पार्टिकल की बात जो निकल रही है, छोटी सी एक आशा की किरण दिख रही है तक। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब वैज्ञानिक पर दृष्टि आ जाती है तो उस एम्पेरिकल नॉलेज में, ज्ञान में श्रद्धा और अश्रद्धा का प्रश्न ही नहीं उठता। विद्यार्थी में जब तक यह बात आप नहीं इनकलकेट करेंगे कि तुम मेरी बात को इंप्रूव करो, काटो, आगे निकलो, तब तक बहुत ऊपर नहीं जाएगा वो। मैं एक स्कूल में बोल रहा था बच्चों के बीच में, और बोलने के पहले मैंने ये कहा बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे थे, उसमें तीसरी क्लास के बच्चे भी थे और 10वीं 12वीं के भी बच्चे थे। मैंने कहा कि देखो तुम्हारा अध्यापक हूं अभी, और मैं जो बोलूंगा उसमें 2 गलतियां करने जा रहा हूं। जो बच्चा उसको पकड़ लेगा उसको मैं पुरस्कृत करूंगा, और पुरस्कृत करने के लिए पैसों की जरूरत बच्चों को नहीं होती है, वो एक सर्टिफिकेट दे दीजिए लिख करके, वही उनके लिए पुरस्कार हो जाता है। एक्नॉलेज फील करते हैं। उस पूरी क्लास में जिसमें इतने ही बच्चे थे, एक तीसरी क्लास की लड़की ने उठकर कहा कि आपने गलत कहा। मैंने कहा क्या गलत कहा मैंने? तो आपने ये जो बात कही वो सही नहीं थी, और सचमुच वो जो बात मैंने कही थी उसमें वो बॉर्डर लाइन पर थी। उसको आप यूं भी इंटरप्रेट कर सकते थे और उधर भी इंटरप्रेट कर सकते थे। मैंने उसको बुलाया और कहा, लिख के दिया उसको कि तुम एक दिन बहुत बड़ी आदमी बनोगी, हस्ताक्षर। मैं यह नहीं कह रहा हूं बच्चों आपको कि आप प्रोफेसर की गलतियां काटते रहें। मैं ये कह रहा हूं कि प्रश्न करें तो श्रद्धापूर्वक करें, सम्मानपूर्वक करें, मगर यह कभी न माने कि जो टेक्स्ट बुक में लिखा है और जो प्रोफेसर कह रहे हैं वह अंतिम वाक्य है और उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है।